चलिए शुरू करते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोला जाएगा? ठीक है, यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। ये मान लो, ये इसके अंदर में क्या है भाई? गैस है। क्या है? गैस। और यहाँ में है गैस, और ये है हमारा पिस्टन। क्या हो सकता है? ये क्या है? पिस्टन। ठीक है। ये हमारा गैस है और ये हमारा पिस्टन है। ठीक है, एक गैस है और दूसरा है पिस्टन। ठीक है, तो ये गैस है और ये पिस्टन है, और यहाँ में हमने क्या किया है? देखिए, सेंड के पार्टिकल को डाला है। यहाँ में ये क्या है? सेंड पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ में है ये सेंड के पार्टिकल। ठीक है, और यहाँ में है स्टोन। समझ पा रहे हैं ना? तो देखो, यहाँ में भी गैस है और यहाँ में भी गैस है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मान लो इसके अंदर में गैस फिल की गई है, और इसका अंदर में भी एक कंटेनर है और इसके अंदर में गैस फिल की गई है, और ये हमारा पिस्टन है और वो भी हमारा पिस्टन है, और यहाँ में एक भारी ऑब्जेक्ट को रखा गया है, एक स्टोन को रखा गया है, और वहां में हमने सेंड पार्टिकल को रखा है। और देखो, यहाँ में जो स्टोन का मास होगा वही सेम मास हमारा सारे सेंड पार्टिकल का भी है, तो दोनों का मास सेम है, तो दोनों का प्रेशर भी हमारा क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि मास भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, वॉल्यूम सब कुछ सेम सेम है। ठीक है, अब आप ध्यान देना यहाँ में। अच्छा, मान लो ये अभी रुका हुआ है, हमारा जो पिस्टन है वो कैसा है? रुका हुआ है। तो मान लो रुका हुआ है, इसका मतलब वो कहाँ में है? कब ये पिस्टन रुक सकता है? आप मुझे बताइए। क्या बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर होगा तभी पिस्टन रुका होगा? अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होता, अंदर का प्रेशर कम होता, तो बताओ क्या पिस्टन नीचे आता? या बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो पिस्टन ऊपर जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? लेकिन अभी पिस्टन रुका हुआ है, इसका ये मतलब है कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या है? बराबर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। समझ पा रहे हैं ना? इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ पा रहे हैं ना? ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो मेजरेबल क्वांटिटी जो कुछ कंडीशन पे, मतलब वो मेजरेबल क्वांटिटी जो कांस्टेंट हो जाए, मतलब कुछ कंडीशन पे, मतलब सब कुछ थम सी जाए, सब कुछ रुका हुआ हो, तो हम लोग उसको क्या मान सकते हैं? इक्विलिब्रियम मान सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, आप बोर्ड पे ध्यान देना। अगर ये पिस्टन रुका हुआ है, ध्यान देना, इसका मतलब पिस्टन रुका हुआ होगा, तो क्या जो एक्सटर्नल प्रेशर है और जो प्रेशर ऑफ गैस है, क्या दोनों बराबर होगा? तभी तो ये पिस्टन रुका हुआ है। अगर किसी में कोई ज्यादा होगा ना, तो पिस्टन मूव करेगा, या तो पिस्टन का एक्सपेंशन होगा या तो पिस्टन का कंप्रेशन हो सकता है कि नहीं? आप मुझे बताइए, एक्सपेंशन होगा मतलब ये पिस्टन फैल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो इस केस में बताओ कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? गैस काम कर रहा है या गैस पे कोई दूसरा काम कर रहा है? गैस के मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं और इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना? मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम खुद काम किया और उसको एक्सपेंड किया। कब ऐसा किया? जब अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर से ज्यादा हो। बताओ, जब भी एक्सपेंशन होता है तो काम कौन करता है? गैस या एक्सटर्नल एजेंट? गैस। गैस खुद काम करेगा। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? लेकिन अगर कोई गैस पे दूसरा कोई काम करे, एक्सटर्नल पर मतलब एक्सटर्नल एजेंट कोई दूसरा इस पे काम करेगा, तो बताओ क्या हो जाएगा? कंप्रेशन। क्या होगा? कंप्रेशन। इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन ऑन द गैस। अगर गैस पे कोई दूसरा काम करेगा तो उसका वर्क बताओ कैसा होगा? एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा? कंप्रेशन होगा। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताओ, वर्क कब हो रहा है? आप मुझे बताओ, वर्क कब हो रहा है? जब या तो एक्सपेंशन हो या तो कंप्रेशन हो। अगर ना तो एक्सपेंशन होगा ना तो कंप्रेशन होगा, तो क्या कोई वर्क होगा क्या? अरे भाई, होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा पहले आप इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझिए।
मतलब जब एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस काम कर रहा है, लेकिन अगर कंप्रेशन होगा तो इस गैस पे कोई दूसरा काम कर रहा है। तो ये वर्क कब हो रहा है? जब प्रेशर का डिफरेंस है, मतलब किसी का प्रेशर ज्यादा है किसी का प्रेशर कम है तो वर्क होगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाए, जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाए तो बताओ कोई वर्क होगा या नहीं होगा? अरे भाई होगा या नहीं होगा? जब दोनों का प्रेशर बराबर होगा तो ना तो एक्सपेंशन होगा ना तो कंप्रेशन होगा, मतलब देयर विल बी नो वर्क। समझ पा रहे हैं ना? तो वर्क कब होता है, वर्क कब क्रिएट होता है? जब हमारा प्रेशर का डिफरेंस होता है। जब प्रेशर है ही नहीं, जब प्रेशर है बराबर, तो बताओ वर्क होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मान लो ये सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, तो बताओ सिस्टम का हीट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अगर मान लो सिस्टम से, अगर मान लो ये सिस्टम है, इसने हीट एब्जॉर्ब करा, तो बताओ इसके हीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर सिस्टम से हीट निकल जाए तो बताओ सिस्टम का हीट कम होगा या नहीं होगा? होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ हीट का ट्रांसफर कब होता है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है या नहीं होता है? होता है। अगर भाई ध्यान देना, मान लो ये क्लासरूम है, क्या है? क्लासरूम है, और क्लासरूम को आप खोल दिए, क्या कर दिए? दरवाजा को ओपन कर दिए। तो दरवाजा को ओपन करेंगे तो क्या हो सकता है? या तो क्लासरूम से हीट बाहर जा सकता है या सराउंडिंग से हीट अंदर आ सकता है, यही तो हो सकता है ना? कब अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा, वो देखना पड़ेगा टेम्परेचर डिफरेंस। अगर अंदर का टेम्परेचर है ज्यादा, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो हीट का फ्लो बताओ क्लासरूम से बाहर सराउंडिंग की तरफ होगा या नहीं होगा? होगा होगा होगा। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का टेम्परेचर हो जाएगा बराबर। जब हो जाएगा दोनों का टेम्परेचर बराबर, तो बताओ हीट का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्या कुछ हीट का, ना तो हीट एब्जॉर्ब होगा ना तो हीट रिलीज होगा। कब ऐसा होगा? जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए। तो जब भी टेम्परेचर बराबर हो जाता है, समझ पा रहे हैं ना, तो बताओ हीट का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब जब टेम्परेचर सेम हो जाए तो बताओ क्या सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। कहां में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बताओ भाई जब प्रेशर, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाए, तो बताओ एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? ना एक्सपेंशन ना तो कंप्रेशन होगा। इसका मतलब बताओ पिस्टन रुका रहेगा या नहीं रुका रहेगा? रुका रहेगा। और जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर हो जाए बराबर, तो बताओ सिस्टम ना तो हीट एब्जॉर्ब करेगा ना तो हीट रिलीज करेगा, मतलब सिस्टम कहां में रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। कहां में रहेगा? क्या इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझ में आया नहीं आया? आ गया, बहुत अच्छी बात है। इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम हो जाए। अच्छा बताइए, वर्क क्या होता है? वर्क किसका वजह से क्रिएट होती है? टेम्परेचर डिफरेंस का वजह से या प्रेशर डिफरेंस का वजह से? वर्क कब क्रिएट होता है बताओ? टेम्परेचर डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस? टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, प्रेशर डिफरेंस। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ में आ रही है? अच्छा बताओ, जो बाहर का प्रेशर किस किस का वजह से बाहर का प्रेशर लग रहा है? या में गैस है तो अंदर का जो प्रेशर है वो गैस का वजह से है। जो बाहर का प्रेशर है ना बच्चों, वो किसका किसका वजह से? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा प्रेशर ऑफ स्टोन। क्या इन दोनों का कंबाइन प्रेशर गैस का प्रेशर के बराबर हो रहा होगा, तभी हमारा पिस्टन रुका हुआ है। क्या समझ में आया नहीं आया? ठीक है। और यहाँ में बताओ, यहाँ में जो बाहर का जो प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो किसका किसका वजह से है? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वजह से और प्रेशर ऑफ सैंड पार्टिकल का वजह से। है या नहीं है? समझ पा रहे हैं ना? तो बाहर का जो कंबाइन प्रेशर है वो गैस के प्रेशर से बराबर है, तभी ये पिस्टन रुका हुआ है। वरना या तो उसका एक्सपेंशन होगा या तो उसका कंप्रेशन होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब बताओ ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? इक्विलिब्रियम में होने का मतलब होता है कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर है, तो सिस्टम कहाँ में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। 25 मिनट में यही पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिए। क्या आपको समझ में आ रही है? अब मैंने क्या करा, ध्यान दीजिएगा। यहां से स्टोन को रिमूव कर दिया गया। बताओ कि स्टोन को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। तो जैसे ही आप स्टोन को जैसे ही आप स्टोन को रिमूव करेंगे तो बताओ होगा क्या? जैसे ही हमने स्टोन को रिमूव किया, बताओ पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? पिस्टन ऊपर या नीचे? बताओ अंदर का प्रेशर चेंज हुआ क्या? नहीं। जैसे मैंने स्टोन को रिमूव किया तो बताओ क्या स्टोन का वजह से जो प्रेशर लग रहा था, क्या वो कम होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। क्या अंदर में जो गैस का प्रेशर था उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ? चेंज क्या हुआ? बाहर का प्रेशर कम हो गया। बाहर का प्रेशर क्या हो गया? कम।
अरे हुआ है नहीं हुआ है भाई, देखो इसका वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा ना। अब तुमने इसको हटा ही दिया तो क्या इसका प्रेशर तो अब जीरो हो गया। तो जो बाहर का प्रेशर है वो सिर्फ किसका वजह से होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वजह से होगा या नहीं होगा, क्योंकि तुमने उस स्टोन को हटा दिया था। तो बताइए जैसे ही आपने स्टोन को हटाए अंदर का प्रेशर सेम रहेगा, बाहर का प्रेशर कम हो गया। और जैसे ही बाहर का प्रेशर कम होगा अंदर का प्रेशर उतना ही है, तो क्या अंदर के प्रेशर जो गैस के मॉलिक्यूल है उस पे क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर लेके जाएंगे या नीचे लेके जाएंगे, ऊपर। बताओ इसका एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, होगा। क्या ये अब क्योंकि अंदर का प्रेशर तो भाई उतना ही था, यहाँ में बाहर का प्रेशर, दोनों का कंबाइंड प्रेशर इसके बराबर था, है कि नहीं, तभी तो रुका हुआ था। लेकिन आपने इसको हटा दिया, मतलब बाहर का प्रेशर को कम किया, और जैसे ही बाहर का प्रेशर कम होगा एक्सपेंशन होगा, गैस के मॉलिक्यूल ने इस पे धक्का देके बताओ यहाँ तक पिस्टन को ऊपर लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे, जाएंगे। एक ऐसा समय होगा ना बच्चों, धीरे धीरे जाते 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 ये रुक जाएगा, क्या रुक जाएगा, पिस्टन रुक जाएगा। अच्छा बताओ एक्सपेंशन तो हुआ, एक्सपेंशन तो होगा या नहीं होगा, होगा। लेकिन ये एक्सपेंशन होते 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 पिस्टन जाके कुछ समय के बाद रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कब रुकेगा, जब फिर से बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर हो जाए, फिर ये कहाँ में आ गया है, इक्विलिब्रियम में आ गया। कहाँ में आ गया है, इक्विलिब्रियम में। समझ में आया नहीं है। अच्छा बताओ यहाँ तक आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो बताओ यहां से यहां में गए, बताओ एक स्टेप में हुआ या इनफाइनाइट स्टेप में हुआ, एक स्टेप में हुआ, क्योंकि आपने सेंट पार्टिकल को हटाया, ये पिस्टन क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड होते होते जाके फिर रुक गई, और जैसे ही रुकी, कब रुकेगी जी, फिर बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर हो जाए। समझ में आ रहा है क्या, क्या ये सिंगल स्टेप में हुआ या मल्टीपल स्टेप में हुआ, सिंगल स्टेप में हुआ। लेकिन यहाँ में ध्यान देना यहाँ में आपने क्या किया, यहाँ में एक सेंट का पार्टिकल को हटाया, एक सेंट का पार्टिकल को हटाया। बताओ एक सेंट का पार्टिकल को हटाएंगे तो बताओ बाहर का प्रेशर कम होगा या नहीं होगा, बाहर का प्रेशर कम हो गया, और बाहर का प्रेशर कम होगा तो एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, होगा। फिर आपने एक और पार्टिकल हटाया, पिस्टन थोड़ा और ऊपर जाएगा, फिर आपने एक पार्टिकल हटाया, पिस्टन एक और थोड़ा ऊपर जाएगा। क्या इसका मतलब आप एक एक सेंट का पार्टिकल को हटा रहे हैं, पिस्टन धीरे 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 ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। और क्योंकि देखो इसका मास और इसका मास सेम ही था, आपने एक बार में स्टोन को हटाया था, यहाँ में पिस्टन को मतलब यहाँ में सेंट पार्टिकल को 1 by 1 करके हटा रहे हैं, तो यहाँ में भी तो एक्सपेंशन होगा, गैस ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन बताओ मान लो आपने सब हटा दिया, पिस्टन यहाँ में जाके रुक गया, इसका मतलब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर हो चुका होगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में आया है कि नहीं। लेकिन बताओ यहाँ से इक्विलिब्रियम से यहाँ में जाने में बताओ कितने स्टेप लगेंगे, इनफाइनाइट स्टेप लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ में जो इक्विलिब्रियम आएगा वो क्या हो, इनफाइनाइट स्टेप में आएगा या नहीं आएगा। मतलब जैसे आपने एक सेंट का पार्टिकल हटाया, मतलब बाहर का प्रेशर तो कम हो गया, पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, फिर रुक जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। फिर आप हटाएंगे तो हर एक स्टेप में क्या हो रही है, इक्विलिब्रियम आ रही है, और ये स्टेप मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, और ये स्टेप सिंगल स्टेप में हो रहा है। क्या आपको समझ में आया नहीं आया, आया ना, बात समझ में आ रही है। क्योंकि इसमें इनफाइनाइट स्टेप लग रही है और यहाँ में सिंगल स्टेप लग रही है, ठीक है। तो यहाँ में देखना, यहाँ में हमारा इनफाइनाइट स्टेप लगता है और यहाँ में हमारा सिंगल स्टेप लगता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप, सिंगल स्टेप, या इसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट स्टेप लगेगा, फाइनाइट स्टेप लगेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। बताओ ये प्रोसेस स्लो है या फास्ट है, स्लो है, ये स्लो प्रोसेस है। और आप मुझे बताइए ये कौन सा प्रोसेस है, सार्डेन प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। मतलब यहाँ में क्या हो रहा है, आप एक सेंट पार्टिकल को हटाओ, पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर हटाओ, फिर ऊपर जाएगा। जैसे आप साउथ की मूवी देखते हैं, हीरो मारता है गुंडा को, फिर वो गिरता है, फिर उठता है, फिर मारता है, फिर गिरता है, वही प्रोसेस यहाँ में हो रही है। अगर कोई हीरो एक बार मारे, गुंडा दोबारा उठा ही नहीं, वो ये प्रोसेस, क्योंकि एक बार उठाएंगे पिस्टन फिर अपने ऊपर तक चढ़ जाएगा, फिर वो वापस नहीं आ सकता। समझ पा रहे हैं ना। तो ये प्रोसेस है, ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या यहाँ में जो इक्विलिब्रियम होती है वो कहाँ में होती है। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना बच्चों, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, वो ये है कि बताओ इसमें थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर वेरिएबल है या कांस्टेंट है। क्या तुमने ध्यान से देना, ध्यान से देखो, ध्यान से। क्या तुमने सेंट पार्टिकल को हटाया तो क्या अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ, बाहर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या नहीं है। क्या वो फिक्स होती है 1 atm, अरे भाई वो फिक्स होती है क्या, 1 कितनी होती है, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ एटीएम 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होती है, कितनी होती है 1 atm। तो आपने जैसे ही सेंट पार्टिकल को हटाया तो बताओ क्या गैस का प्रेशर ज्यादा,
बाहर का प्रेशर तो 1 atm ही है, तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जाते 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 जब ये रुक जाएगा मतलब बाहर और अंदर का प्रेशर बराबर हो गया। तो बताओ जब गैस एक्सपेंड कर रही थी तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ही था, 1 atm। तो यहां से यहां जाने में गैस का एक्सपेंशन के दौरान जो हमारा प्रेशर था वो कितना ही था, 1 atm। थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर वेरिएबल नहीं हुआ, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ में जो एक्सटर्नल प्रेशर है, समझ पा रहे हैं ना, वो क्या है, कांस्टेंट है। भाई समझ में आया नहीं आया? भाई सोचो, इसको तुम हटाने के बाद इमेजिन करो, समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लो आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारा पिस्टन है, थोड़ा समझने की कोशिश करो भाई, और कुछ भी नहीं। ये हमारा पिस्टन है और यहाँ में ये सेंट का पार्टिकल है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो आपने क्या किया, डायरेक्टली सेंट का पार्टिकल को हटाया, समझ पा रहे हैं ना। तो सेंट का पार्टिकल को हटाएंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। तो जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा था तो जो बाहर से प्रेशर लग रहा था वो बताओ कितना ही लग रहा था, 1 atm। तो इसको हटाने के बाद बाहर का प्रेशर कितना हो चुका था, 1 atm। ये गैस का एक्सपेंशन हुआ, फिर ये जाके रुक गया, मतलब यहां से यहां में जब एक्सपेंशन हुआ तो बाहर का प्रेशर कितना ही था, 1 atm। क्या वो चेंज हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो बाहर का, मतलब यहाँ में लिखा होता है, कभी भी आपको मेंशन नहीं किया जाएगा ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। आपको क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना पड़ेगा। जहां भी लिखा होगा एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो समझ लेना प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल। कैसा होगा, इरिवर्सिबल। समझ में आएगा? अच्छा यहाँ में बताओ क्या होगा। यहाँ में मान लो हमारा सेंट कितना था, 100। कितना सेंट था, मतलब जो प्रेशर, एक्सटर्नल जो प्रेशर था ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मान लो 1 सेंट का पार्टिकल, यहाँ में मैंने कितना डाला था, 100 डाला था। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? जैसे मान लो यहाँ में 1 स्टोन का जो मास था ना वो 100 सेंट के बराबर था, समझ पा रहे हैं ना। तो अब आपने क्या किया, 1 सेंट का पार्टिकल को हटाया। तो 1 सेंट, क्योंकि ये तो फिक्स है ना भाई, ये तो कांस्टेंट है। तो जब आप 1 सेंट का पार्टिकल को हटाएंगे तो बताओ क्या प्रेशर बाहर में कम हुआ या ज्यादा, ज्यादा या कम, कम। अरे भाई 1 सेंट का पार्टिकल को हटाएंगे तो अब 99 पार्टिकल ना बचेगा, है कि नहीं। तो 99 पार्टिकल का वजह से प्रेशर लगेगा। तो बताओ बाहर में प्रेशर क्या हुआ, कम, कम होगा बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर ज्यादा, पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो क्या इसका वजह से बताओ, क्या आपने 1 सेंट का पार्टिकल हटाया, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर 1 सेंट का पार्टिकल और हटाया, तो बताओ क्या जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है। हर एक स्टेप में चेंज हो रही है ना भाई, ये ना कांस्टेंट है भाई, ये कांस्टेंट है। लेकिन इसके साथ में एक बार 100 सेंट का पार्टिकल का वजह से प्रेशर, एक पार्टिकल हटाया तो अब 99 सेंट पार्टिकल का वजह से प्रेशर, एक और हटाया तो 98 का। समझ में आया नहीं आया? तो क्या ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, वेरिएबल है। तो जब भी एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ में जो एक्सटर्नल प्रेशर होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है। समझ में आया नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैंने लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपको समझ में नहीं आ रही, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? जब भी क्वेश्चन लिखा जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन कभी भी नहीं किया जाएगा ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, क्योंकि इसका वर्क डन का फॉर्मूला अलग होता है, इसका वर्क डन का फॉर्मूला अलग होता है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। लेकिन आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तभी मालूम चलेगा जब आप प्रोसेस को पता कर लो कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो जब भी लिखा जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर तो समझ लेना कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो समझ लेंगे कि कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। कौन सा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। बताओ यहाँ में इक्विलिब्रियम जो होती है, इक्विलिब्रियम इज बताओ यहाँ में हमारा इक्विलिब्रियम हर एक स्टेप में होता है या नहीं होता है। और यहाँ में बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ रुकता है, यहाँ में इक्विलिब्रियम है और फिर यहाँ में इक्विलिब्रियम है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेप में इक्विलिब्रियम आती है। लेकिन यहाँ में, यहाँ से यहाँ में इनफाइनाइट स्टेप में हुआ और हर स्टेप में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि पिस्टन रुकेगा और पिस्टन रुकेगा मतलब अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है, बराबर है मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई। अच्छा यहाँ में ध्यान देना, यहाँ में एक ड्राइविंग फोर्स होगी और एक अपोजिंग फोर्स होगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ड्राइविंग का मतलब बताओ ये पिस्टन को कौन ऊपर लेके जा रहा है,
कौन ड्राइव कर रहा है? गैस के मॉलिक्यूल। कौन ड्राइव कर रहा है? गैस का मॉलिक्यूल। तभी तो ये पिस्टन ऊपर जा रहा है। अरे जा रहा ही नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो बताओ ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में, जब ड्राइविंग फोर्स, कोई भी रिएक्शन कब होती है? जब ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से क्या है? ज्यादा है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये गैस के मॉलिक्यूल बाहर से अपोज कर रहा है, नहीं जाना है। गैस के मॉलिक्यूल इसको क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है, नहीं उसको हमको एक्सपेंशन कराना है। तो जब ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से ज्यादा होगा तभी गैस का एक्सपेंशन होगा। होगा या नहीं होगा? समझ पा रहे हैं क्या? जैसे आप लोग का मन में चल रहा होगा कि मैं क्लास से बाहर चला जाऊं, लेकिन पेरेंट्स का दबाव है कि आपको क्लास में बैठना है। तो कौन आपको ड्राइव कर रहा है? पेरेंट्स। और आप उसका अपोजिशन करते हैं ना, मतलब आप नहीं चाहते हैं क्लास बैठना। ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। पेरेंट्स के डर से आप लोग क्लास में बैठते हैं। अगर पेरेंट्स का डर नहीं है तो क्लास नहीं बैठ सकते हैं, है कि नहीं? तो कोई भी रिएक्शन कराने के लिए ड्राइविंग फोर्स का होना जरूरी है। जब तक ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ ड्राइविंग फोर्स किसका वजह से? अंदर का गैस का वजह से या बाहर का वजह से? तो इसमें क्या होती है? गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा होता है। समझ पा रहे हैं ना? और बताओ यहां में भी क्या होगा? अच्छा बताओ ड्राइविंग फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? ड्राइविंग फोर्स इज क्रिएटेड बाई स्टोन। स्टोन को हटाए तभी ना इसका एक्सपेंशन हुआ। तो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है वो किसका वजह से क्रिएट हो रहा है? तो ड्राइविंग फोर्स इज क्रिएटेड बाई स्टोन। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताओ यहाँ में जो ड्राइविंग फोर्स होगी, ध्यान से सुनेंगे, क्या अपोजिंग फोर्स से क्या होगी? ज्यादा होगी या नहीं होगी? और ड्राइविंग फोर्स का मतलब इसको कौन ड्राइव कर रहा है? कौन ऊपर लेके जा रहा है? गैस का मॉलिक्यूल। इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस ग्रेटर होगा प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल से। समझ में आया नहीं आया? लेकिन अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। यहाँ में क्या होता है ना भाई, यहाँ में जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ में देखो, यहाँ में जो ड्राइविंग फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? एक सेंट का पार्टिकल जो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू स्टोन। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में अगर एक पार्टिकल को आपने हटाया, मतलब बताओ सोच के देखो, मान लो ये हमारा पिस्टन है और यहाँ में बालू रखा गया है। बालू बालू बोले तो सेंट का पार्टिकल। आप सोच के देखो, क्या अगर सेंट का एक पार्टिकल को मैं हटाऊंगा तो क्या कुछ होगा? क्या कुछ होगा? क्या जहां पिस्टन है वहीं रहेगा, है कि नहीं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल ऐसा क्या बोलते हैं कि ये हटेगा तो बाहर का प्रेशर थोड़ा कम होगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन रियल में कुछ होगा या क्या? नहीं होगा। इसका मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है वो लगभग क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ में जो ड्राइविंग फोर्स होगी और जो अपोजिंग फोर्स होगी वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? बराबर होगी। तो जो अंदर में गैस का प्रेशर होगा और बाहर में जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा लगभग बराबर होगा। क्योंकि यहाँ में जो क्रिएट कर रहा है ड्राइविंग फोर्स वो कौन है? वो स्टोन है। और यहाँ में कौन क्रिएट कर रहा है? एक सेंट का पार्टिकल। और स्टोन का मास बहुत ज्यादा होता है एक सेंट का पार्टिकल से, तो यहाँ में क्रिएट ज्यादा होगा, मतलब यहाँ में ड्राइविंग फोर्स ज्यादा होगी और वहां में ड्राइविंग फोर्स कम होगी। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया नहीं आया? आ गया होगा। समझ पा रहे हैं ना? अब हम इसका थोड़ा कर्व देखेंगे। और ये हमारा जो प्रोसेस होता है वो रियल होता है, और ये हमारा जो प्रोसेस होता है वो आइडियल होता है। कौन रियल प्रोसेस है और ये हमारा कौन सा है? आइडियल। तो आइए इसका हम लोग कल ग्राफ तो समझ ही लिए थे, एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है और वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है? तो देखो भाई, हम पीवी कर्व, पीवी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ में क्या हो रहा है, मतलब हमारा एक्सपेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो हम लोग किसके बारे में, कर्व किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है? तो मान लो अभी वॉल्यूम हमारा V1 है, अब हमारा वॉल्यूम V2 हो गया, वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो गया। और पहले हमारा प्रेशर ज्यादा होता है और बाद में प्रेशर कम हो जाती है, होती है नहीं होती? जब स्टोन था तो प्रेशर बाहर का ज्यादा था, स्टोन हटाएंगे तो प्रेशर का कम हो जाएगा। तो मान लो पहले प्रेशर P1 था, बाद में प्रेशर P2 हो गया, ठीक है? तो मान लो यहाँ में अगर हम इसको ध्यान देंगे, देखो V1 वॉल्यूम पे प्रेशर P1 है और V2 वॉल्यूम पे प्रेशर P2 है। समझ पा रहे हैं ना? अब बोर्ड पे समझने की कोशिश करिए, रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल में प्रोसेस में क्या हो रहा है। ये V1 है और ये V2 है, और ये P1 है और ये P2 है। तो देखो यहाँ में क्या हो रहा है, V1 पे प्रेशर P1 है और V2 पे प्रेशर P2 है, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ रही है?
अब देखो क्या हो रहा है, आपको ग्राफ बनाना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा था कि आपने जैसे ही स्टोन को हटाया, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, तो स्टोन को हटाएंगे तो हमारा प्रेशर बताओ बढ़ेगा या कम हो जाएगा? प्रेशर कम हो गया और वॉल्यूम बढ़ गई। क्या वो एक स्टेप में हुई या दो स्टेप में हुई या मल्टीपल स्टेप में? एक स्टेप में। प्रेशर कम हुआ और वॉल्यूम बढ़ा, है कि नहीं? तो देखो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं ना? तो ये प्रोसेस हो गई हमारी। क्या ये ग्राफ बना, समझ पा रहे हैं ना? और आप लोग जानते हैं कि पीवी का जो एरिया अंडर कर्व होता है वो वर्क डन को बताता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ में बात करेंगे, ठीक है, यहाँ में बताओ क्या हो रहा है। आपने एक स्टोन का पार्टिकल को, एक सेंट का पार्टिकल को हटाया, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। फिर आपने एक और पार्टिकल को हटाया, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। फिर आपने एक पार्टिकल को हटाया, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ और वॉल्यूम बढ़ा। क्या ये ऐसा होगा या नहीं होगा? समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे ग्राफ बनेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस डॉट को जोड़ देते हैं तो हमारा कर्व ऐसा बन जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो मैं इसका ग्राफ को ऐसे बना दूंगा, ठीक है, मैं ग्राफ को ऐसे बना दूंगा, समझ पा रहे हैं ना? तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो अब मुझे बताइए इसका एरिया अंडर कर्व, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर इसका एरिया अंडर कर्व जो है, ये जो एरिया अंडर कर्व है वो क्या है भाई? ज्यादा है, समझ पा रहे हैं ना? अगर ये ज्यादा है तो इसका वर्क डन क्या आएगा? ज्यादा। और इसका एरिया अंडर कर्व क्या है? कम है, तो इसका वर्क डन क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा बताओ किसका वर्क डन ज्यादा होगा? एक्सपेंशन के लिए। किसके लिए भाई? एक्सपेंशन के लिए। एक्सपेंशन के लिए वर्क किसका ज्यादा होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस का ज्यादा होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस से। रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना है एक्सपेंशन के लिए। अब कंप्रेशन का देख लीजिए। कंप्रेशन में क्या होगा? जब एक्सपेंशन हो चुका है उसमें सेंड का पार्टिकल को डालना है, समझ पा रहे हैं ना? तो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो क्या होगा देखते हैं। क्या आप लोगों को नींद आ रही है? तो देखिए यहाँ में क्या होगा, यहाँ में वॉल्यूम V1 है, V2 है, प्रेशर P1 है, P2 है। ये हमारा कौन सा था भाई? ये इनिशियल स्टेट था और ये क्या था? फाइनल। और यहाँ में क्या था? ये इनिशियल था और ये कौन सा स्टेट है? फाइनल स्टेट है, ठीक है। और यहाँ में ध्यान देना, अब यहाँ में बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा एक्सपेंशन में? ये तो आपने एक्सपेंशन का पढ़ लिया, अब कंप्रेशन का पढ़ना है। कंप्रेशन में क्या होगा कि ये हमारा क्या होगा? फाइनल होगा। ये हमारा क्या होगा भाई? फाइनल। और ये क्या होगा? इनिशियल। आपको इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना है और ये हमारा क्या होगा? इनिशियल और ये हमारा क्या होगा? फाइनल, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए आपको इनिशियल से फाइनल की तरफ में जाना है, ठीक है, तो मतलब क्या होगा? कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन ये होगा, ठीक है, यहां से आपको यहां जाना है तो करना क्या पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा। जैसे आप सोच के देखो भाई, ये है, अब इसमें आप सेंड का पार्टिकल को डालना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और ये इनिशियल है, अब ये आपको फाइनल की तरफ में जाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? सेंड का पार्टिकल को डालना पड़ेगा। तो जब सेंड का पार्टिकल डालेंगे तो बाहर का प्रेशर बताओ ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, तभी ना कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन तभी होता है जब बाहर का प्रेशर ज्यादा होता है। तो बताइए बाहर का प्रेशर तो क्या होगा? ज्यादा। और बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा और वॉल्यूम क्या होगा? कम। तो बताइए इसमें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को क्या करना पड़ेगा बताओ? प्रेशर को तो बढ़ाना पड़ेगा और वॉल्यूम को, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। तो प्रेशर तो बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कम। ये होगा या नहीं होगा? देखो प्रेशर बढ़ रही है तो वॉल्यूम कम हो रही है, पहले वॉल्यूम V2 था, वॉल्यूम V1 हो गया, समझ पा रहे हैं ना? अब इसमें क्या होगा देखो, प्रेशर बढ़ाए वॉल्यूम कम हुआ, 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 ऐसे जाएगा क्योंकि वो इनफाइनाइट स्टेप होता है। और लेकिन हम इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारा जो बनेगा, इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ग्राफ ये बन जाएगा।
तो क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में जाने और आने का वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, जाने और आने का रास्ता सेम है, समझ पा रहे हैं ना, जाने और आने का रास्ता एक जैसा है। लेकिन अब देखो इसका कर्व और इसका एरिया, किसका एरिया ज्यादा आएगा, इसका एरिया ज्यादा आएगा, तो इसका वर्क डन ज्यादा होगा। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, नीट का क्वेश्चन जो 22 या 23 में आया था, केवल किसका कर्व 4 बना दिया था, पीवी कर्व बना दिया था, पूछा गया था किसका वर्क डन ज्यादा होगा, तो जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क डन ज्यादा होता है। तो बताइए अगर हम बात करें कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन के लिए अगर वर्क डन बोला जाए तो बताओ वर्क डन किसका कम होगा, रिवर्सिबल का कम होगा और इरिवर्सिबल का क्या होगा, ज्यादा होगा। कंप्रेशन का मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये थोड़ा सा मालूम याद रखना है। और एक्सपेंशन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा एक्सपेंशन कब होता है, जब गैस का मॉलिक्यूल काम करता है, काम करेगा तो एक्सपेंशन होगा, काम नहीं करेगा तो कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। अब हम लोग को पढ़ना है मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या पढ़ना है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर का जो मोड होता है या तो हीट होता है या तो वो एनर्जी का ट्रांसफर का जो मोड होता है या तो हीट होता है या तो क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, ये ट्रांसफर होता है, एनर्जी का मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, वर्क या हीट होता है। अच्छा बताओ कोई भी सिस्टम के पास हीट होता है या एनर्जी होती है, हमारे पास हीट है या एनर्जी है, एनर्जी, हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी बढ़ भी सकती है, एनर्जी कम भी हो सकती है, समझ पा रहे हैं ना। तो हमारे पास हीट नहीं है, हमारे पास एनर्जी है, एनर्जी बढ़ भी सकती है, एनर्जी कम भी हो सकती है, समझ पा रहे हैं ना। तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वर्क होता है या तो हीट होता है, समझ पा रहे हैं ना। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी है, या मान लो मैं शुरुआत में पढ़ा रहा था उस समय मेरी एनर्जी कुछ ज्यादा होगी, है कि नहीं, मैंने काम किया, वर्क किया, क्या बताओ मेरी एनर्जी कम हुई या नहीं हुई, एनर्जी बढ़ सकती है, एनर्जी कम हो सकती है, हीट बढ़ नहीं सकता है, कम नहीं हो सकता, समझ पा रहे हैं ना। तो कोई भी सिस्टम के पास एनर्जी होता है ना कि हीट होता है, क्लियर है ना। अगर उस सिस्टम के पास कहीं से एनर्जी आया तो उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, समझ पा रहे हैं ना, उसने हीट लिया उसकी एनर्जी बढ़ गई, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो कोई भी सिस्टम के पास होता क्या है, एनर्जी होता है, क्या होता है, एनर्जी होता है, समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, बताओ मेरी एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं ना। मान लो मेरे पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम है और मैं पढ़ा रहा हूँ, बताओ उस केस में क्या होगा। आप लोग जानते हैं एनर्जी का, हीट का ट्रांसफर हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ में होती है। तो मान लो मैं काम कर रहा हूँ, तो बताओ हीट का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं तो काम कर रहा हूँ ना भाई, मेरा एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ में हायर मतलब जो हीट का फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ में होती है नहीं होती है। जैसे मान लो यहाँ में ध्यान देना, मतलब ये वर्क क्या है, ये एनर्जी का क्या करता है, एनर्जी का ट्रांसफर करता है, समझ पा रहे हैं ना। ये क्या है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये जैसे अगर आप काम करेंगे तो आपका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ऐसा हो सकता है। हमारे कोई भी सिस्टम के पास, ध्यान देना, कोई भी सिस्टम के पास होता है एनर्जी, अगर वो काम करेगा तो एनर्जी कम होगा या बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है कौन सी टाइप की काम है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। जैसे मैं एक सिस्टम हूं, मेरे पास एनर्जी है, हीट नहीं है, हमारे पास क्या है, एनर्जी। मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा बताओ एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है। तो काम करने के दौरान मेरी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है वो किसका वजह से हो रहा है भाई, वर्क का वजह से हो रहा है। किसका वजह से हो रहा है, वर्क का वजह से हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। अगर टेम्परेचर डिफरेंस का वजह से होता है तो उसको हम लोग हीट बोल देते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो बताइए वर्क दो प्रकार का होता है, एक तो पीवी वर्क होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन पीवी वर्क होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो बताओ मैं जो काम कर रहा हूं क्या वो पीवी वर्क का मतलब या तो कहीं एक्सपेंशन या तो कंप्रेशन। अगर कोई वर्क हो रही है और उसमें एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है तो उसको हम लोग पीवी वर्क बोलते हैं। और ना ही एक्सपेंशन ना ही कंप्रेशन हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है बताओ, नॉन पीवी वर्क। जैसे मान लो बैटरी है, इसके अंदर एक बैटरी लगी है, क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, कर रही है। कौन सी काम कर रही है, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रही है। कौन सी वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो बताओ उसको पीवी वर्क बोला जाएगा या नॉन पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क, क्योंकि ना तो इसका एक्सपेंशन हो रहा है ना तो इसका कंप्रेशन होगा। तो जब एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है तो उस वर्क को हम लोग कौन सा वर्क बोलते हैं, पीवी वर्क। जैसे मैं काम कर रहा हूं तो बताओ एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा है क्या, नहीं। तो मैं जो काम कर रहा हूं कौन सा वर्क है,
नॉन पीवी वर्क। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो बेसिकली हम लोग का जो सिलेबस में इसमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? पीवी वर्क। कौन सा वर्क पढ़ना है? पीवी वर्क। क्या समझ में आया नहीं आया? आया। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है, समझने की कोशिश करो। मान लो ये गैस है, क्या है? गैस है कि नहीं? और यहाँ में क्या लगा था? पिस्टन। क्या था भाई? स्टोन था, स्टोन। और जैसे ही हमने स्टोन को हटाया, जैसे ही हमने स्टोन को हटाया, तो बताओ स्टोन को हटाएंगे तो बताओ इसका एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? क्या इसका एक्सपेंशन हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्या इसका बताओ इतना लेंथ बढ़ा या नहीं बढ़ा? हाइट बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? बढ़ गई। कितनी बढ़ी? डेल्टा एल। कितनी बढ़ गई? डेल्टा एल, क्योंकि वो एक्सपेंशन होगा ना। तो पहले मान लो ये यहाँ था, ये पिस्टन, लेकिन अब पिस्टन इतना चला गया ना, डिस्प्लेस कितना हो गया ऊपर? डेल्टा एल। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? तो आप लोग को मालूम होगा ऐसा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डेल्टा एल। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और आप जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, है कि नहीं? तो बताओ वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स का जगह में क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल लिख सकते हैं क्या आप लोग? एरिया इंटू बेस एरिया इंटू हाइट क्या होता है? वॉल्यूम। बेस एरिया इंटू हाइट, ये एरिया। देखो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है नहीं होता है? लेकिन बताओ क्या एरिया इंटू चेंज इन लेंथ क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम। क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम। फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और यहाँ में आपको थोड़ा बताओ ये स्टोन रखा है, कौन सा क्या रखा है यहाँ में? और स्टोन को देखते ही बताओ प्रोसेस समझ में आ गया होगा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल। तो बताओ यहाँ में वर्क इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी फॉर्मूला आ गया ना। और यहाँ में जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है? एक्सटर्नल प्रेशर। कौन सा प्रेशर लेते हैं? एक्सटर्नल, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब बोर्ड पे ध्यान देना, साइन कन्वेंशन। क्या बात करेंगे? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में पहला है वर्क डन बाय द गैस या सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, बताओ उस केस में उसकी वर्क कैसी होती है? निगेटिव। कैसी होती है? निगेटिव। समझ पा रहे हैं ना? और दूसरा वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम पे कोई दूसरा काम करेगा तो उसका वर्क कैसा हो जाएगा? अरे भाई गैस के मॉलिक्यूल हैं और काम करेंगे तो थक नहीं जाएंगे? थक जाएंगे तो उसका वर्क कैसा हो जाएगा? निगेटिव। कोई दूसरा काम करेगा गैस पे तो उसका वर्क डन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया? तो अब थोड़ा सा ध्यान देना है। बताओ वर्क डन बाय द सिस्टम में एक्सपेंशन होता है या कंप्रेशन होता है? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम में एक्सपेंशन या कंप्रेशन? एक्सपेंशन। सच में एक्सपेंशन होता है ना? हाँ, ऐसा बोलना है। क्या ये कंप्रेशन होगा या नहीं होगा? तो बताओ जब भी एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बढ़ेगी या कम होगी? चेंज इन वॉल्यूम बढ़ेगी या कम होगी? अरे भाई वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ, इनिशियल वॉल्यूम V1, एक्सपेंशन हुआ फाइनल वॉल्यूम V2, तो V2 माइनस V1 का जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा? पॉजिटिव। तो जब भी डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? होगी। एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो चेंज पॉजिटिव होगी। समझ में आ रही है? पहले मान लो इसका वॉल्यूम V1 था, एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम V2 हो गया, तो V2 V1 से तो हमेशा ज्यादा होगा ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बताओ कंप्रेशन होता है तो चेंज इन वॉल्यूम कैसी होगी? निगेटिव। चेंज इन वॉल्यूम कैसी होगी? निगेटिव। समझ में आया क्या? तो आप बोर्ड पे ध्यान देना है। तो वर्क इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब ध्यान से सुनेंगे। मान लो यहां से यहां में बताओ एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन हुआ? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव। वर्क डन कैसा है? तो इस सेटिस्फाई तो नहीं कर रही है फॉर्मूला, तो इसका आगे में क्या लगाना पड़ेगा? निगेटिव। तो वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, क्योंकि यहां से यहां में एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन वर्क डन कैसा होगा? निगेटिव। और वर्क को निगेटिव होने के लिए आगे में कौन सा साइन लगाना पड़ेगा? माइनस। तो फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। मतलब या तो एक्सपेंशन हो या तो कंप्रेशन हो। भाई इधर देखो, कंप्रेशन के लिए बताओ वर्क डन कैसा होना चाहिए? अरे भाई कैसा होगा? पॉजिटिव। डेल्टा भी कैसा होगा? तो निगेटिव, आगे में निगेटिव, क्या दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? तो फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी इरिवर्सिबल, अरे भाई ये किसका फॉर्मूला, कौन सा प्रोसेस का है? इरिवर्सिबल प्रोसेस का। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी बोले तो V2 माइनस V1। समझ में आया नहीं आया?
अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एंट्री हो चुकी है। बताओ, एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है जिसका क्या नाम है, फॉर्मूला का नाम क्या है, ओ सॉरी, वर्क का निकालने का फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। और यहाँ में जो एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं, और यहाँ में बताओ वर्क का यूनिट क्या आएगा, वॉल्यूम का यूनिट लीटर, प्रेशर का यूनिट एटीएम। तो आंसर क्या आएगा वर्क का, लीटर एटीएम या एटीएम लीटर। समझ में आ रहा है क्या? तो अच्छा, ये कौन सा प्रोसेस का है भाई, कौन सा प्रोसेस का वर्क डन, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर वर्क डन निकाला जाए, क्या वो बताओ वर्क इनफाइनाइट स्टेप में होता है क्या, है कि नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे सबसे पहले ध्यान देना, देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, ये यहाँ में समझने की कोशिश करो। मान लो ये इनिशियल प्रेशर है, ठीक है, जब इसका स्टोन को हटाते हैं तो बताओ यहाँ में जो P2 है क्या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है या नहीं होता है? होता ही नहीं होता है। अरे भाई पहले तो स्टोन को हटाया, पिस्टन ऊपर गया, ऊपर गया, रुक गया, रुक गया, इसका मतलब फाइनल अंदर का प्रेशर इक्वल टू बाहर का प्रेशर। तो बाहर का जो प्रेशर है P2, क्या वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही तो होगा, और एक्सटर्नल प्रेशर बोले तो 1 एटीएम, किसके बराबर होगा, 1 एटीएम। तो अगर ध्यान देना, अब इसका अगर हम एरिया निकाल लें, क्या निकाल दें, क्या ये एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, क्या निकल गया, वर्क डन। क्या निकल गया, वर्क का फॉर्मूला तो वही है ना, पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। तो क्या यहाँ में प्रेशर कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। V1 V2 में चेंज निकालेंगे, क्या चेंज इन वॉल्यूम निकल जाएगा कि नहीं, वर्क डन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। मतलब पीवी, जो पी और वी का एरिया अंडर कर्व होता है वो किसको बताता है, वर्क डन को बताता है। किसको बताता है, वर्क डन को बताता है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन बताओ अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या इनफाइनाइट स्टेप में आती है, तो क्या सबका पीवी 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 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक स्टेप में पिस्टन रुकता है कि नहीं? तो जब हम बात करेंगे, ध्यान देना, अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, कौन सी प्रोसेस की, रिवर्सिबल प्रोसेस का, तो इसका वर्क निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा, माइनस पी इंटू डेल्टा वी डीवी प्लस माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, मतलब डीवी, मतलब हर एक स्टेप का वर्क डन निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। क्या ऐसा एन तक जाते रहेगा कि नहीं जाते रहेगा, जाते रहेगा। लेकिन उससे अच्छा है आप इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर आपको वर्क निकालना है तो क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक। तो ये आपका वर्क डन निकल जाएगा, कौन सा प्रोसेस का, रिवर्सिबल प्रोसेस का। समझ में आया नहीं है? तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला भी रटना है, वो ये रटना है। समझ में आया क्या? वर्क इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बोलो, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, कौन सा प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल के लिए क्या लग जाता है, इंटीग्रेशन का सिंबल। किसका सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल। आगे पढ़ाऊंगा तो वर्क के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हीट का फ्लो कहां से कहां तक होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की वजह से होती है। और इसकी जो साइन कन्वेंशन है, ठीक है भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री में वर्क में ही साइन कन्वेंशन उल्टा होता है, ठीक है। केमिस्ट्री का वर्क का साइन कन्वेंशन सही है, फिजिक्स का ही थोड़ा गड़बड़ है ना। बाकी हीट का साइन कन्वेंशन दोनों का सही है, ठीक है। अगर मान लीजिए सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो Q का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। अगर सिस्टम से हीट रिलीज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव।
तो ये कन्वेंशन आपको याद रखना है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल, 1 जूल में 10 टू द पावर 7 आर्ग, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। 1 लीटर एटीएम इक्वल टू 101.3 जूल। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो लिखे क्वेश्चन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर, 5 लीटर टू 10 लीटर against constant external pressure of 1 atm, constant external pressure of 1 atm, find work in joule, find work in joule। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या आप लोगों को मालूम हो रहा है कि जब भी गैस का एक्सपेंशन होगा तो बताओ वर्क निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? निगेटिव आएगा, एक्सपेंशन का वर्क डन निगेटिव होता है। और यहाँ में देखो लिखा है ना कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, क्या लिखा है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बताओ कांस्टेंट है या नहीं है? तो प्रोसेस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल का वर्क डन क्या होता है? -P एक्सटर्नल V2 - V1। होता है या नहीं होता है? होता है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो 1 एटीएम है और V2 कितना है? 10 - 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? -5 एटीएम लीटर। लेकिन वर्क डन किसमें पूछा है बताइए? तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर इज 506.5। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था तो आसान ही था, ठीक है। देखिए, गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम, a gas is compressed from 6 decimeter cube to 4 decimeter cube. A gas is compressed from 6 decimeter cube to 4 decimeter cube against a constant external pressure of 3 atm. Find work in joule. Find work in joule. डेसीमीटर क्यूब, एक डीएम क्यू इक्वल टू क्या होता है? 1 लीटर ही तो होता है। तो बताइए 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। अच्छा बताओ, यहाँ में कंप्रेशन हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है? कंप्रेशन एक्सपेंशन। तो वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कंप्रेशन का वर्क डन पॉजिटिव, फॉर्मूला वही लगाएंगे, वर्क का जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो बताओ वर्क इक्वल टू क्या होगा? -P एक्सटर्नल V2 - V1। बताओ एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 3, V2 कितना है बताओ? 4, V1 कितना है? 6। तो यहाँ से क्या होगा? -3 इंटू -2, तो आंसर क्या होगा? 6। क्या आएगा? एटीएम लीटर। क्योंकि एक डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होगा? 1 लीटर ही तो होता है कि नहीं? और बताओ वर्क किसमें चाहिए आपको? जूल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 607.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 liter of ideal gas is expended against 10 liter of ideal gas is expended against constant external pressure. 10 liter of ideal gas is expended against constant external pressure of 1 atm. 10 liter of ideal gas is expended against constant external pressure of 1 atm such that 20 atm liter work is done by the system. 20 atm liter work is done by the system. Find final volume. ठीक है। अच्छा यहाँ में ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 की बात किया जाए तो आपका इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है बताइए? 20 लीटर। और एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है बताओ? 1 एटीएम। और 20 लीटर दिया है वो तो वर्क दिया है, बताओ 20 एटीएम लीटर, ये तो वर्क है। वर्क पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? साइन कन्वेंशन। वर्क डन बाय या वर्क डन ऑन बोला है? वर्क डन बाय द सिस्टम। तो बताओ इसका वर्क कैसा होगा?
नेगेटिव। निकालना क्या है, फाइनल वॉल्यूम निकालना है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं है, आपको वर्क का फॉर्मूला क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होता है क्या, और वर्क की वैल्यू कितनी है -20, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर 1 है, V2 कितना है निकालना है, और V1 कितना है 20। कुछ गलती, तो V1 10 था शायद शुरुआत में, 10 लीटर था। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 इज इक्वल टू V2 माइनस 10। तो V2 क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम 30 लीटर। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, 2 मोल आइडियल गैस at 2 atm, 2 mole ideal gas at 2 atm, 27 degree Celsius is compressed isothermally. पहले ध्यान देना, क्या आपको मोल दिया है क्या 2 मोल, क्या आपको प्रेशर दिया है क्या 2 atm, क्या टेम्परेचर दिया है क्या, लेकिन वॉल्यूम दिया नहीं है। तो क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम, PV इक्वल टू nRT से वॉल्यूम निकल जाएगी। ठीक है, तो 2 मोल आइडियल गैस at 2 atm, 27 degree Celsius is compressed isothermally against constant external pressure, against constant external pressure, against constant external pressure of 4 atm, 4 atm, so that final volume become, so that final volume become, so that final volume become half of initial volume, half of initial volume. Find work in atm liter। बताइए मोल कितना दिया है, आप लोग बताइए, मोल कितना है 2, प्रेशर कितना है इनिशियल प्रेशर 2 atm, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है 4 atm। समझ पा रहे हैं ना, और क्या बोला है कि इसको कंप्रेस किया जाता है आइसोथर्मली सच दैट इसका फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का क्या है, हाफ है। क्या समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो अब आप ध्यान देने, आप लोग को मालूम होता है कि पहले अगर इनिशियल वॉल्यूम निकल जाए तो क्या फाइनल वॉल्यूम निकल जाएगा। अगर V1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो V2 तो V1/2 ही होगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT होती है ना। तो अगर मान लो हमारा प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, बाकी सब आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या नहीं होता है। तो P1 V1 मतलब प्रेशर, और ध्यान देना आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है आइडियल गैस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं PV इक्वल टू nRT। तो अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा nRT/P। तो अगर वॉल्यूम V1 होगा तो प्रेशर कौन सा होगा P1। तो बताओ V1 की अगर बात करें तो मोल कितना होगा बताइए 2, R की वैल्यू क्या ही रखेंगे बताओ, लीटर एटीएम की बात हो रही है ना, तो क्या रखा जाएगा 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 300, और इनिशियल प्रेशर कितना है 280। क्या आप समझ पा रहे हैं कि आप लोग। तो जो V1 की वैल्यू आएगी 24.6 लीटर आएगी, कितनी आएगी 24.6 लीटर। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो अगर V1 निकल गया तो V2 तो निकल ही सकता है ना, तो V2 क्या होगा V1/2, क्योंकि जब कंप्रेस कर रहे हैं तो फाइनल इनिशियल का आधा हो गया। तो अगर जो भी इनिशियल होगा उसका आधा फाइनल होगा, क्योंकि कंप्रेस करने से तो वॉल्यूम कम ही हो जाती, हाफ हो गई है। तो क्या लिखा जाएगा बताओ 24.6 डिवाइड बाई 2, तो 12.3 लीटर होगा या नहीं होगा। और क्या निकालना है आपको बताइए, वर्क डन। और वर्क निकालना है, लिखा है कहीं कहीं क्वेश्चन में मेंशन किया गया एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, बोला है क्या। और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोलेगा तो प्रोसेस रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल का वर्क डन क्या होता है -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होता है या नहीं होता है, होता है। वर्क पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कंप्रेस बोला है पॉजिटिव आएगा। और बताओ एक्सटर्नल प्रेशर कितना है इसका 4 atm, कितना है 4 atm, और फाइनल वॉल्यूम कितना है 12.3, और इनिशियल कितना है 24.6। बताओ कितना आएगा 12.3 आएगा या नहीं आएगा। और 12.3 को 49.2 atm लीटर।
तो हम लोग अब जो न्यू हेडिंग है जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी, क्या नाम है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो जितनी प्रकार की जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। मान लो ये क्लासरूम में गैस है या नहीं है? तो बताओ गैस के मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसका न्यूक्लियर एनर्जी, उसका बाइंडिंग एनर्जी, है कि नहीं है? तो बहुत सारे ऑल प्रकार के जो एनर्जी होता है उसका जो सम होता है उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को हम लोग कभी भी एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, हम लोग हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर करेंगे। समझ पा रहे हैं ना? क्या हमारा बॉडी में कितना एनर्जी है क्या कोई मशीन बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है। हम लोग केवल क्या निकाल सकते हैं? चेंज। क्या निकाल सकते हैं? चेंज। तो सम ऑफ लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है? सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। समझ पा रहे हैं ना? और इंटरनल एनर्जी हम लोग एग्जैक्ट निकालेंगे क्या? नहीं, हम लोग इंटरनल एनर्जी का क्या निकालते हैं? चेंज निकालते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ इंटरनल एनर्जी क्या होगा? मान लो कोई भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल का अंदर में काइनेटिक एनर्जी है, उस मॉलिक्यूल के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी होगा, उस मॉलिक्यूल के अंदर में उसका न्यूक्लियर एनर्जी होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगा, उसका बाइंडिंग एनर्जी होगा, उसका रोटेशन एनर्जी होगा, उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी होगा। सब जितने प्रकार की जो एनर्जी पॉसिबल है उसका जो सम होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब ध्यान देना। अच्छा बताओ, क्या इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू मेजर नहीं की जा सकती है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लिख लीजिए। मतलब हम लोग इंटरनल एनर्जी निकाल नहीं सकते हैं, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? तो लिख लो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, the absolute value of internal energy cannot be determined. The absolute value of internal energy cannot determine, but we can calculate the change in internal energy. But we can calculate the change in internal energy. अच्छा मुझे बताइए, ये इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? क्योंकि चेंज निकाल रहे हैं, चेंज मतलब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। बताओ ये एनर्जी है या नहीं? एनर्जी है या नहीं है? तो बताओ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? समझ में आ रही है? कॉपी कर लीजिए। मतलब हम ई को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डेल्टा ई को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बुकों में यू लिखा हो सकता है, कहीं कहीं ई लिखा होगा। ठीक है, तो अब हेडिंग में शुरू करते हैं। आप चैप्टर शुरू हो रही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है एनर्जी कंजर्वेशन पे है। जो इन यूनिवर्स का जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? कंजर्व होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्या आप समझ पा रहे हैं कि आप लोग? तो लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व। समझ पा रहे हैं ना? यूनिवर्स की एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी तो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफर होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, और यहाँ पे एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक फॉर्मूला आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। और यहाँ में क्यू और डब्ल्यू को साइन कन्वेंशन के हिसाब से डालना है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? अगर कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्यू का वैल्यू पॉजिटिव, सिस्टम से हीट निकल जाएगा क्यू की वैल्यू निगेटिव डालना है। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो डब्ल्यू पॉजिटिव निगेटिव, सिस्टम पे कोई दूसरा काम करेगा तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन का हिसाब से क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू को डालना है। एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, ए सिस्टम एब्जॉर्ब 20 जूल ऑफ हीट, ए सिस्टम एब्जॉर्ब 20 जूल ऑफ हीट and it does 2 calorie work. It does 2 calorie work
फाइंड डेल्टा ई इन जूल, फाइंड डेल्टा ई इन जूल। तो बताओ यहाँ में क्या हुआ है, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब किया है तो Q की वैल्यू कितनी होगी, +20 होगी या नहीं होगी। और सिस्टम डज वर्क लिखा है ना, सिस्टम वर्क किया है, तो बताओ वर्क कितना किया है, 2 कैलोरी। तो वर्क पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। और लेकिन आपको जो निकालना है डेल्टा ई वो जूल में निकालना है, तो कैलोरी को जूल चेंज करना होगा जूल में। तो कैलोरी में कितना होता है, 4.2 जूल होता है या नहीं होता है, होता है। तो आंसर क्या होगा, 8.4 जूल। समझ पा रहे हैं ना। और आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू है 20 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, -8.4। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा बताइए। तो 11.6 जूल आ जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, ये सिंपल सी क्वेश्चन था ना। तो ऐसे सोचो, ये मान लो सिस्टम है, क्या है, सिस्टम। सिस्टम ने हीट लिया कितना, 20 जूल, और काम कितना कर दिया, 8.4 जूल। तो कितना बचा रहेगा, तो इतना आया, इतना काम कर दिया, बचा कितना, 11.6। समझ पा रहे हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए गैस ऑक्यूपाई 2 लीटर, ए गैस ऑक्यूपाई 2 लीटर at STP, a gas occupy 2 liter at STP when it is provided 300 joule heat. A gas occupy 2 liter at STP when it provided 300 joule heat. Its volume become 3 liter. Its volume become 3 liter against constant external pressure of 1 atm. Find delta E in joule. Find delta E in joule. आपको क्या बनाना है, डेल्टा ई बताना है जूल में। तो ये क्वेश्चन ध्यान देना। अच्छा, क्यू की वैल्यू बताओ, आपने हीट दिया तो सिस्टम का हीट बढ़ा, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, 300 जूल, है कि नहीं। और क्या क्या दिया है, वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 2 लीटर। अगर आपने सिस्टम को हीट दिया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम कितना हो गया, 3 लीटर, है कि नहीं। और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है बताओ, 1 atm अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, ऐसा बोला है। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है डेल्टा ई। समझ पा रहे हैं ना। तो देखो भाई, डेल्टा ई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, Q प्लस डब्ल्यू। और कभी कभी डायरेक्टली डब्ल्यू नहीं दिया जाता है, Q दिया जाएगा, डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू तो निकाल ही सकते हैं, -P एक्सटर्नल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो बताओ वर्क निकालेंगे तो क्या होगा, -P एक्सटर्नल V2 - V। और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 और V2 कितनी है 3 - 2। तो आंसर क्या होगा, -1। आंसर किसमें होगा, एटीएम लीटर, लेकिन जूल में चाहिए, तो 101.3 जूल आ गया ना। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा, Q प्लस डब्ल्यू। और Q की वैल्यू कितनी है 300 और W की वैल्यू कितनी है -101.3। क्या समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 198.7। तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहला हमारा जो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में तो हम लोग कुछ ना कुछ जानते ही थे कि आइसो ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, मतलब यहाँ में डेल्टा टी की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। समझ पा रहे हैं ना। तो बताइए, जब डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। डेल्टा टी का मतलब 0 का मतलब क्या होगा, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या है, बराबर है कि नहीं। तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ में एनर्जी का एक्सचेंज होगा या नहीं होगा,
मतलब डेल्टा ई की वैल्यू के बारे में क्या ख्याल है? जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर कम करते हैं एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन ना तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो बताओ उस केस में डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। डेल्टा ई के बारे में, डेल्टा ई मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ कुछ बातें ऐसी है जिसको बॉक्स किया जाएगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? जैसे भाई ध्यान देना, आप क्या बोले, आइसोथर्मल का मतलब होता है हर जगह पे टेम्परेचर सेम होता है, मतलब कोई भी आप प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर को आपने चेंज नहीं किया, और टेम्परेचर को चेंज नहीं किया तो प्रोसेस आइसोथर्मल है, ठीक है। तो आइसोथर्मल में डेल्टा टी की वैल्यू जीरो होती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलेगी तो एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर कम करेंगे एनर्जी कम होगी, लेकिन आपने टेम्परेचर बराबर कर दिया तो ना तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी ना तो एनर्जी कम होगी, मतलब डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। समझ पा रहे हैं ना? तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, होता है क्या? और जब डेल्टा ई जीरो है तो बताओ मैं लिख सकता हूं क्या, जो क्यू होगा वो माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा, मतलब जो हीट एब्जॉर्ब होगी, जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब भाई ध्यान देना, मान लो ये समझने की कोशिश करो, ये सिस्टम है, क्या है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, इसने 10 जूल हीट एनर्जी लिया, एब्जॉर्ब किया, तो उतना ही वो एनर्जी क्या करेगा, ये सिस्टम उतना ही क्या कर देगा, काम कर देगा। जितना एनर्जी लिया उतनी ही एनर्जी क्या कर दिया, 10 जूल क्या कर दिया, काम कर दिया। तो बताओ इसका डेल्टा ई की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में है। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में दो बातें याद रखना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है? जीरो। और डेल्टा टी भी क्या होती है? जीरो। समझ में आया नहीं आया? आया। अब हम आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। बताइए आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है भाई? बारीक नहीं है, कोरिक है। वॉल्यूम क्या होता है? तो डेल्टा V इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं? जहां भी लिखा होगा रिजिड क्लोज कंटेनर, तो बताओ क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है? और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बताओ इस केस में वर्क डन जीरो होगा या नहीं होगा? क्योंकि वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, और कंटेनर है रिजिड, मतलब उसका ना तो एक्सपेंशन होगा ना तो कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम तो फिक्स है। तो बताओ इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन जीरो होगा या नहीं होगा? होगा। और वर्क जीरो हो गया, बताओ फॉर्मूला यहाँ में वर्क जीरो हो जाएगा, तो बताओ डेल्टा ई जो होगा वो क्या होगा? क्यू के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये बताओ हीट जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है कब? जब हमारा क्या जीरो है, क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो क्यू वी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू। मतलब यहाँ में क्या होता है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ पा रहे हैं ना? क्यू वी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा। तो बताओ अगर हम बात करें थर्ड, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? क्यू जीरो होता है। अगर हम क्यू जीरो डाल दें, क्या डाल दें? क्यू। समझ पा रहे हैं ना? हीट जीरो है तो बताओ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो बताओ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू। समझ पा रहे हैं ना? तो वर्क इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी कब? जब हमारा क्यू क्या है? जीरो। तो डब्ल्यू क्यू इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ पा रहे हैं क्या? ये बहुत काम देने वाला बातें हैं। क्या बताओ यहाँ में साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होगा या नहीं होगा? अरे जो भी स्टेट फंक्शन होता है उसका चेंज तो हमेशा जीरो होता है या नहीं होता है? तो डेल्टा ई इक्वल टू जीरो होगा या नहीं होगा? होगा। और डेल्टा ई जीरो हो गया तो बताओ क्यू इक्वल टू क्या होगा? माइनस डब्ल्यू होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो क्या आप लोग बताओ, ध्यान देना, अभी तक मैंने बताया तो इसमें देखो, बताओ वर्क जीरो कब होगा? कौन सा प्रोसेस में? आइसोकोरिक प्रोसेस में। समझ पा रहे हैं ना? और बताओ इंटरनल एनर्जी जीरो कब होगा? दो प्रोसेस में,
एक आइसोथर्मल और साइक्लिक प्रोसेस में। क्या समझ पा रहे हैं ना? Q0 कब होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में। अब हमारा आएगा बात आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा, आइसोबारिक में कुछ भी जीरो नहीं होता है, आइसोबारिक में कुछ भी जीरो नहीं होता है। यहाँ में क्या कांस्टेंट होता है भाई? प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो बताओ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। समझ पा रहे हैं ना? इसमें कुछ भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। अब आप बताओ, मैं इसको थोड़ा डेरिवेशन करके एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं। बताओ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू, और वर्क को लिख सकते हैं क्या? माइनस पी डेल्टा भी। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, तो बताओ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा भी होगा। तो बताओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी। अरे भाई इसको इधर लाए, और ई को क्या लिख सकते हैं? E2 माइनस E1, और इसको क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? E2, चलो ठीक है, E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1 होगा या नहीं होगा? इन दोनों को एक साथ में रखना है। तो बताओ Q इक्वल टू क्या होगा? E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1 होगा या नहीं होगा? और देखो E2 मतलब इंटरनल एनर्जी, तो E2 प्लस PV2 को हम लोग बोलते हैं H एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। E प्लस HP को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। आगे पढ़ा जाएगा, अब केवल ध्यान देना है। और बताओ यहाँ में E1 प्लस PV1 को क्या लिखेंगे? H1। तो Q की वैल्यू क्या हो गई? डेल्टा H। और डेल्टा H, Q क्या है? हीट, और ये क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। तो बताओ ये कब Q इक्वल टू डेल्टा H कब होगा? जब प्रेशर कांस्टेंट है। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो QP इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा H। अब बताओ Q और W क्या पाथ फंक्शन है या नहीं? अरे भाई पाथ फंक्शन है या नहीं है? Q और W पाथ फंक्शन है, लेकिन Q और W कभी कभी स्टेट फंक्शन भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, ध्यान दे रहे हैं क्या आप लोग? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मालूम है क्या? बताओ Q और W का जो सम है वो किसके बराबर है? डेल्टा E। और डेल्टा E स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? स्टेट या पाथ? स्टेट फंक्शन। तो Q और W पाथ फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन Q प्लस W कौन सा फंक्शन होगा? स्टेट फंक्शन। क्या होगा बताइए? स्टेट फंक्शन। समझ में आया नहीं आया? आया। अब बोर्ड पे ध्यान देना है। क्या बताओ Q कैसा फंक्शन है? पाथ। लेकिन बताओ आइसोकोरिक प्रोसेस में जो Q होगा वो डेल्टा E का बराबर है या नहीं? तो बताओ Q जो पाथ फंक्शन है, लेकिन Q आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए बताओ डेल्टा E के बराबर है। डेल्टा E तो स्टेट फंक्शन होता है। तो बताओ Q हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा? स्टेट फंक्शन। क्या हो जाएगा? और आइसोबारिक प्रोसेस में देखो, आइसोबारिक प्रोसेस, क्या आइसोबारिक प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है? कहाँ है आइसोबारिक प्रोसेस? और क्या Q की वैल्यू डेल्टा H के बराबर है या नहीं? तो बताओ क्या Q की वैल्यू आइसोबारिक प्रोसेस के लिए और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए समझ में आ रहा है क्या? Q कैसा फंक्शन है? समझ में आया नहीं है? क्योंकि Q इक्वल टू डेल्टा H, QP इक्वल टू डेल्टा H। डेल्टा H कौन सा फंक्शन? स्टेट फंक्शन। और यहाँ में बताओ Q किसके बराबर हुआ है? डेल्टा U के बराबर या डेल्टा E के बराबर। कैसा फंक्शन? स्टेट फंक्शन। समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अभी एक लास्ट वर्क जो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। कौन सी प्रोसेस के लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क कैसा होगा? स्टेट फंक्शन। देखो भाई वर्क तो पाथ फंक्शन होता है, लेकिन वर्क इज इक्वल टू डेल्टा U के बराबर है। कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए।